चलो पढ़ते हैं तो वेजाइनल एग्जामिनेशन पर वेजाइनल सीधी सीधी बात होती है वेजाइनल एग्जामिनेशन की। किसकी बात हो रही है? वेजाइनल एग्जामिनेशन की। तो वेजाइनल एग्जामिनेशन भी फर्स्ट लेबर के अंदर ही किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? फर्स्ट लेबर के अंदर। तो क्यों किया जाएगा? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कितना डायलेट हुआ, एंगेजमेंट हुई नहीं हुई, फ्लूइड की थैली प्रेजेंट हुई नहीं हुई, सर्वेक्स कोन ओपन हुआ नहीं हुआ, कौन सा भाग प्रेजेंट है, उस चीज को देखने के लिए अब फर्स्ट लेबर होगी तो फर्स्ट लेबर के समय तो लेबर पेन में चेक किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा, वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाएगा वहां पे। और वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के बाद अगर फीमेल को ज्यादा दिक्कत है तो डायलेट को बार बार चेक किया जा सकता है। किसके द्वारा? वहां की मिडवाइफ के द्वारा। किसके द्वारा? मिडवाइफ के द्वारा। क्योंकि फीमेल को पेन ज्यादा होगा तो वो किससे बात करेगी? मिडवाइफ से बात करेगी। तो मिडवाइफ उसकी डिलीवरी करवाने वाली वही है। अब उसकी बार बार वो देखेगी, उसको बोलेगी कि भी पेन लगेगा, डायलेट पूरा नहीं हुआ, ये बोलेगी। अब उस डायलेट को चेक करने के लिए चेक तो करना पड़ेगा, वेजाइनल एग्जामिनेशन तो करना पड़ेगा। तो वो वेजाइनल एग्जामिनेशन ही है जो अपन पढ़ रहे हैं। इसमें लिखना वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन वेजाइनल एग्जामिनेशन एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा, एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। वेजाइनल एग्जामिनेशन अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अनुभवी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। क्योंकि वेजाइना के अंदर ना तो आपकी आंख पहुंचती है, न किसी प्रकार की कोई मशीन लगी होती है। उस समय जो भी व्यक्ति महसूस करेगा, जो भी वहां की मिडवाइफ है वो महसूस करेगी। वो किससे महसूस करेगी? ओनली फिंगर को टच करके महसूस करेगी कि फिंगर टच हो रही है तो ये कौन सा पार्ट है, कितना डायलेशन है, क्या चीज है, एंगेजमेंट हुई नहीं हुई, वो कौन से, ओनली अंगुलियों से वो महसूस करेगी। ना तो उसको देखती है वो, न कोई ऐसा कोई प्रक्रिया होती है, कोई ना मशीन लगी हुई, ना उसका हाथ में कैमरा के बाहर दिख रहा हो। वो ओनली अंगुली से क्या करती है? वो अनुभव करती है। अंगुली से क्या करती है? वो अनुभव करती थी। अनुभव करने के लिए कौन है? एक एक्सपीरियंस होल्डर होगी, वही कर सकती है। अरे अंगुलियों से किस चीज का अनुभव? जैसे अपने पल्स रेट देखते हैं, पल्स रेट तो अपन भी देखते हैं कि हाँ ये धड़क रही है, लेकिन ये क्या कहना चाह रही है ये तो कोई अनुभव वाला व्यक्ति बता सकता है, कोई बता सकता है ना। अभी तक मेरा खुद का इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं एक पल्स रेट को पढ़ लूं। हाँ, कुछ ज्यादा ऊपर नीचे चल रहा हो तो अनुभव हो जाता है कि यार रिदम ज्यादा है, ले जाता है, इसका क्या सिस्टम है, धड़कन कैसी है, वो अपन बता सकते हैं नॉर्मली। लेकिन नॉर्मल में अपन नहीं देख सकते। लेकिन अनुभव वाले व्यक्ति ने इतनी स्टडी की हुई है इसके ऊपर कि वो हाथ लगाते पता लगा देता है कि क्या है, आपकी बॉडी की स्थिति क्या है। तो अनुभव अपन एक्सपीरियंस के आधार पर डिफाइन करेंगे, एक्सपीरियंस के आधार पर चलते हैं। तो इसी प्रकार वेजाइना में भी अंदर उंगलियां डाल के देख रहे हैं, तो वह भी किस कौन चेक कर सकता है? जिसको अनुभव व्यक्ति हो या जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जिसने ऐसा काम कई बार किया हो, वही व्यक्ति इसका परीक्षण कर सकता है। ठीक है, इससे फर्स्ट लिखना मेथड। क्या मेथड है चेक करने का? तो मेथड में देखना फर्स्ट लिखना
सर्वप्रथम फीमेल को यूरिन त्यागने के बारे में बताना चाहिए। सर्वप्रथम क्या करना है? यूरिन त्यागने के बारे में बताना चाहिए। यूरिन त्यागेगी तो उसका ब्लड खाली हो जाएगा, एग्जामिनेशन करना आसान रहेगी ना। मूत्र त्यागने के बाद फीमेल को डोर्सल पोजीशन पेट के बल डोर्सल पोजीशन लेटने के लिए कहना वेजाइनल एग्जामिनेशन करने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। फिर हाथों को सुखाकर ग्लव्स पहनने चाहिए। vulva को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे 10% डिटॉल लगाकर
ऊपर से नीचे की तरफ साफ करना चाहिए। ग्लव्स पहन लिए, सारी प्रक्रिया कर ली है। उसके बाद क्या करना है, वुल्वा को यानी बाह्य जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, उनको किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्या करना है, साफ करना है। जैसे अपन डिटॉल की बात कर सकते हैं, 10% डिटॉल लगाकर ऊपर से, ऊपर क्लाइटोरिस की तरफ से किस तरफ, ओर्चिट की तरफ साफ करना है। किस तरफ, ओर्चिट की तरफ, यानी क्लाइटोरिस की तरफ से। उससे अब डिटॉल से लेंगे तो डिटॉल किस में लेंगे, कॉटन में, कोई रुई का स्वाब या कॉटन का स्वाब होगा या बर्फ पट्टी का टुकड़ा होगा, किसी भी चीज में उसमें डिटॉल लेके उसमें लाएंगे, जो बाहर वाला स्ट्रक्चर उसको क्या करेंगे, साफ करेंगे, हाइजीन करेंगे। ठीक है, आगे देखना। अब बाएं हाथ के बाएं हाथ का अंगूठा एवं उंगलियों की सहायता से लेविया माइनोरा को एक दूसरे के विपरीत पकड़ेंगे या उन्हें एक दूसरे से अलग करेंगे। किस किस की ज्यादा बाएं हाथ के अंगूठे और उंगली की सहायता से जो भी हम माइनोरा अंदर वाली लेयर है उसको क्या करेंगे, या तो अलग करेंगे या एक दूसरे से दूर करेंगे, क्योंकि जब भी तो वेजाइना दिखेगी तभी तो ओपनिंग दिखेगी। ठीक है, अगला लिखना। फीमेल को पेल्विस, फीमेल को पेल्विस क्षेत्र पेशियों को ढीला रखने के बारे में बताना। तो जो प्रोसीजर हो रहा होता है तो अपनी बॉडी को अपन टाइट कर लेते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, अपनी बॉडी का हर मसल्स अपने ऑर्डर पर टाइट होता है। अपन पेट को भी टाइट कर सकते हैं, एक तो ढीला पेट है नॉर्मल है, एक अपन उसमें खिंचाव अनुभव करेंगे, मांसपेशियों में अटेंड करेंगे, ऑटोमेटिक टाइट नजर आ जाएगी मसल। इसी प्रकार अपना हाथ में भी किसी प्रकार का टाइटनेस करेंगे, हर बॉडी में कर सकते हैं, बटक्स में कर सकते हैं। नॉर्मल बटक्स के है और अपन के इंजेक्शन जितना लगा रहा है तो बहुत से पेशेंट टाइट कर देते हैं मसल्स को टाइट। वही कंडीशन है कि जिस समय वेजाइनल एग्जामिनेशन हो रहा है
उस समय क्या है कि जो सर्विक्स वाला जो एरिया है, पेल्विस वाला एरिया है, उसको क्या करती है, वहां के मसल्स को फीमेल टाइट कर लेती है। उनको बोलना है कि टाइट नहीं, टाइट करोगे तो ऑटोमेटिक डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। इसलिए उसको एरिया को ढीला रखने के लिए, मांसपेशियों को ढीला, यानी कि रिलैक्स पोजीशन में रहने के लिए कहना चाहिए। अगले ग्राफ, दाएं हाथ की इंडेक्स कोटक लिखना, अंगूठे के पास वाली एवं मिडल अंगुली को वेजाइना में प्रवेश कर दिया जाता है। वेजाइना में प्रवेश कर दिया जाता है। एवं आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। एवं आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। अब देखना, राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट को क्या बोलेंगे? बायां। राइट को क्या बोलेंगे? दायां। जिसको दायां बायां समझ में नहीं आते तो राइट लेफ्ट तो समझ में आता है। जिस हाथ से अपन जो काम ज्यादा करते हैं वो राइट है, जिससे कुछ काम कम करते हैं अपन इसकी अपेक्षा वो क्या है? लेफ्ट है। लेकिन कुछ व्यक्ति लेफ्टी भी होते हैं, तो लेफ्टी होने का मतलब उनका ये नहीं कि राइट हाथ लेफ्टी है, ठीक है। अगर वो लेफ्टी है और वो लेफ्ट हाथ से प्रोसीजर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसका ये नहीं कि राइट हाथ से करेंगे अपन। उसमें जो माइनोरा है उसको खोलने के लिए राइट हाथ यूज में लिएगा भाई, जिसका प्रोसीजर करने के लिए, जिसका एक्टिव हाथ लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट से करेगा, लेफ्टी है तो लेफ्ट से करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। जिस हाथ से वो प्रोसीजर करना चाहिए था उससे वो उसको ओपनिंग करवानी है। यानी कि हाथों का कोई मेथड नहीं है, हाथों का कोई मेथड नहीं है कि राइट हाथ ही काम करेगा। वो इसीलिए बताया गया कि कुछ व्यक्ति राइटी है, कुछ कैसे है? लेफ्टी है। कुछ का अधिकतर 90% जो व्यक्ति है, 90% से भी ज्यादा उनका राइट हैंड काम करता है, और कुछ व्यक्ति जिनका लेफ्ट हैंड काम करता है। जिस हाथ उनका ज्यादा एक्टिव है उसके हिसाब से वो खुद अनुभव करके क्या कर सकता है? एग्जामिनेशन कर सकता है, नॉर्मल रह सकता है। ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन अपन देखें कि एक हाथ से तो क्या करना है? एक हाथ से, कौन से हाथ से? कौन से वाले हाथ से करना है? लेफ्ट हाथ से। अरे एक साथ बोलो तो। लेफ्ट हाथ से तो किसको अलग करना है? किस प्रकार से? दोनों को विपरीत दिशा में करना है। दोनों क्या करना है? विपरीत दिशा में।
लेफ्ट हाथ से करने का सीधा सीधा अर्थ है कि अपन जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके पेशेंट के बगल में खड़े होकर कर रहे हैं। कहाँ खड़े होकर कर रहे हैं? पेशेंट के बगल में खड़े होकर कर रहे हैं। जो पेशेंट के बगल में खड़े हैं तो अपना हाथ की स्ट्रक्चर ये होगी, अपना ये वाला हिस्सा होगा, ये किसकी तरफ होगा? क्लाइटोरिस की तरफ। किसकी तरफ होगा? क्लाइटोरिस की तरफ। ये वाला हिस्सा एक अपना अंगूठा एक तरफ के छोर को अलग करेगा और ये इस तरफ की गुड़िया एक तरफ के छोर को रखेगा। इस प्रकार से वेजाइना ऊपर से पकड़ना है, वेजाइना ओपनिंग को यानी वेस्टिबुल को ऊपर से पकड़ना है। वेस्टिबुल इसको अंदर वाला सारा भाग आ गया वेस्टिबुल में, उसको ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद उसको वहीं स्थिर कर देना है। दूसरी बात, दूसरे हाथ की यानी राइट हैंड की एक अंगूठे के पास वाली और एक मिडिल फिंगर, दोनों फिंगर को क्या करना है? वेजाइना के रूट से अंदर प्रवेश करवाना है और अपने गुद से अंगुलियों से महसूस करना है और एग्जामिनेशन क्लियर करना है। अब इस प्रोसीजर में व्यक्ति पेशेंट के इस साइड में, जैसे पेशेंट है, पेशेंट इस प्रकार से लेटा हुआ है, पेशेंट का सिर इस तरफ है, पेशेंट के पैर इस तरफ है, तो ये एग्जामिनेशन करने के लिए अपने को पेशेंट के इस बगल में खड़ा रहना पड़ेगा। और अगर लेफ्ट हाथ से करना है तो अपने को पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। जैसे अपने को सुगम लगता है वैसे डॉक्टर वहां काम करता है। आगे लिखना, ग्लव्स पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का लेप लगा होना चाहिए। संपूर्ण प्रक्रिया में एंटीसेप्टिक टेक्निक्स की पालना करनी चाहिए। वेजाइनल इन्फेक्शन से बचाने के लिए बार बार वेजाइनल एग्जामिनेशन से बचना चाहिए। बात करते हैं कि हमने प्रोसीजर तो कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया? प्रोसीजर। अपने प्रोसीजर के दौरान किया क्या है वो अब लिखे हैं। सबसे पहले अपना प्रोसीजर समझना, अच्छे से समझना, समझ में नहीं है तो अभी के भी पूछ रहे। अपन पढ़ रहे हैं मेथड। क्या पढ़ रहे हैं? मेथड। किसका मेथड पढ़ रहे हैं? वेजाइनल। और ये वेजाइनल एग्जामिनेशन जो अपन कर रहे हैं प्रोसीजर, ये किस टेक्निक के दौरान, किस स्टेज के दौरान कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेज के दौरान। किसके दौरान करना है? फर्स्ट स्टेज के दौरान। पेशेंट के लेबर की फर्स्ट स्टेज प्रारंभ है और उसके अंदर डिलीवरी करवानी है। डिलीवरी करवाने के लिए सेकंड स्टेज कहां से प्रारंभ होगी उसका पता लगाने के लिए आप क्या कर रहे हो?
आप जब तक वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करोगे तब तक आपको सेकंड स्टेज का पता कैसे चलेगा? पूर्ण डायरेक्ट हुआ या नहीं हुआ इसका भी आपको पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। फिर तो स्वतः बच्चा बाहर आएगा तब कंडीशन में पता चलेगा यहाँ लेबर तो हो गई है। तो आपको लेबर के सेकंड स्टेज भी कहां से प्रारंभ हुई है, आपको क्या प्रोसीजर करना है ये पता भी तो खुद सर्वेक्षक थोड़ी आके बोलेगा कि मैं पूरा पूछ चुका हूँ। और नहीं कि वहाँ ऐसे एक्सरे मशीन जो पूरी लगी हुई है तो बॉडी दिख रही है, बात कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ क्या है, फिर फीमेल को ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलने लगेगा तो उस कंडीशन में खुद जो वहाँ की मिडवाइफ है वो क्या करेगी, डायलिसिस को चेक करेगी अंगुली से, और तभी उस चीज का पता लगा पाएगी कि हाँ अब इसकी डिलीवरी होनी है। अब जहाँ से वो डायलेट हो गया डिलीवरी के लिए लेबर रूम में लेके गया, उसके बाद सेकंड स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को चेक करने के लिए क्या करेगी, बार बार अंगुली से चेक करेगी। ये एक प्रोसीजर है तो उसके दौरान किया जाता है। वैसे कई बार किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार कई बार वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसको इंफेक्शन से बचाने के लिए बार बार करेंगे तो इंफेक्शन होने का खतरा ज्यादा होगा, दिक्कत भी ज्यादा होगी। कोई भी एक ही काम बार बार करते हैं तो ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए वो जितना कम हो सके उतनी बार करना है। पेशेंट को बोलना है कुछ शांति रखो, सांत्वना देनी है, साइकोलॉजिकल उसको सपोर्ट देना है। जैसे डिलीवरी होगी ऑटोमेटिक पता चल जाता है कौन से समय पहुंचनी है, तो ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा थड़थड़ाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खुद अपने बॉडी को रिलैक्स रखो। कुल के एक दर्द है, लेबर पेन है, ये हल्का फुल्का रहेगा, कंटिन्यू है इसलिए भारी लग रहा है, इतना कोई भारी दर्द नहीं होता है। पेन जिसको अपन सहन कर सकते हैं उतना ही होता है, लेकिन वही दर्द क्या है, कंटिन्यू है इसलिए भारी लगता है। कैसा है, लगातार है इसलिए भारी लगता है। अरे कोई आंख में हल्की सी एक हल्का कीड़ा अंदर चला जाता है, हल्की सी चीज अंदर चली जाती है तो अपने को उसके लगते दर्द का अनुभव होता है, लगते क्या अनुभव होता है, दर्द का। तो जब तक अपन उसको नहीं निकालते, अब अनुभव ज्यादा नहीं है, आंख फटी नहीं है, लेकिन अपन जब तक नहीं निकालते उसको, जब तक अनुभव क्या है, बेचैन करके रख देती है, करके रख देती है, धीरे धीरे लाभ होने लग जाती है। वही कंडीशन है, क्यों, क्योंकि उसमें कंटिन्यू चीज हो रही है, कंटिन्यू चीज हो रही है। जैसे आप एक चीज मैं बताऊं आपको, अपन कोई हाथ में 1 किलो की थैली है, 1 किलो की कोई पॉलीथीन है जिसमें कुछ 1 किलो वाटर या कुछ भी भरा हुआ है, उसको आप हाथ से नीचे झुला रखा है। अगर उसको आप कुछ समय के लिए झुलाते हो तो आपको 1 किलो वजन कुछ भी नहीं दिखेगा, हल्का सा वजन आपके बॉडी के अपेक्षा, आपके पावर की अपेक्षा आप एक बार में 20-25-30 किलो वेट उठा सकते हो मिनिमम, तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर उसी हाथ पे आप उसको घंटे 2 घंटे के लिए झुला के रखोगे तो वही वजन आपको क्या लगने लग जाएगा, 30-35 किलो से भी भारी लगने लग जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको उसको रखना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके जो लिगामेंट है धीरे धीरे इसमें क्या होने लग गया है, खिंचाव होने लग गया है। जब खिंचाव होने लग गया है, खिंचाव होने की वजह से वो वजन धीरे धीरे क्या होने लग गया है, भारी होने लग गया है। इसी प्रकार से लेबर पेन है, वो धीरे धीरे वो चल तो रहा है लेकिन वो कंटिन्यू 10-12 घंटे चल रहा है, इसलिए वो भारी लगने लग जाता है, उससे एक रेस्टलेसनेस हो जाता है, पेशेंट को ये कंडीशन भारी हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाती है, इसी कंडीशन आ जाती है। तो उस कंडीशन में बार बार ऑपरेशन करते तो बार बार अपने को एग्जामिनेशन करना भी पड़ सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, सर्वप्रथम फीमेल को यूरिन त्यागने के लिए देना चाहिए। सेकंड, यूरिन त्यागने के बाद फीमेल को डोर्सल पोजीशन में पेट के बल लेटाने के लिए कहना चाहिए। वेजाइनल एक्सपेंशन करने के अच्छे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए, हाथों को सुखा कर क्या करना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए। बोलवा को एंटीसेप्टिक किसी भी प्रकार का एंटीसेप्टिक हो सकता है, लेकिन अपन ने यहाँ एक उदाहरण लिखा, डेटॉल लगाकर ऊपर से नीचे की तरफ साफ करना चाहिए। किस तरफ साफ करना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर वाला कौन सा हिस्सा है, क्लाइटोरिस, सबसे ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के ऊपर से अपने मेन प्यूबिस से, मंस प्यूबिस से, वो तो क्योंकि आसपास का एरिया भी करना पड़ेगा, तो क्लाइटोरिस के ऊपर से भी कर सकते हैं, मंस प्यूबिस वाले एरिया से नीचे तक, पेरिनियम एरिया तक अपन क्या करेंगे, उसको साफ कर सकते हैं, साफ करेंगे। उसके बाद बाएं हाथ के अंगूठे उंगली की सहायता से क्या करेंगे,
फीमेल को पेल्विस क्षेत्र की पेश उनको ढीला रखने के लिए कहेंगे दाएं हाथ की अंगुली और अंगूठे के पास वाली अंगुली और मिडिल अंगुली से क्या करेंगे वेजाइना में प्रवेश करवाना और जो भी अपने एग्जामिनेशन करना वह करना। ग्लव्स पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का लेप होना चाहिए क्योंकि अंदर प्रवेश करा रहे हैं अपन तो कुछ भी ग्रोथ हो सकता है कुछ भी हो सकता है। दूसरा अंगूठी हो गई, किसी प्रकार के नाखून हो गए, बड़े नाखून, किसी प्रकार की अन्य चीज हाथों में नहीं होनी चाहिए। न तो अंगूठी होनी चाहिए, न नाखून बड़े होने चाहिए, न नाखून में लेन पॉलिश लगी हुई होनी चाहिए, न किसी प्रकार की और कुछ दिक्कतें हाथों में होनी चाहिए। ग्लव्स पहन रहे हो आप तो ग्लव्स के अंदर भी अंगूठियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अंगूठों की रगड़न से क्या होगा ग्लव्स भी फट जाएगा और वेजाइना में कहीं दिक्कत आ जाएगी तो उनको संक्रमण हो जाएगा बहुत ज्यादा। किसी प्रकार के प्रोसीजर वाले हाथ में कड़ा मुंदड़ी ऐसी चीजें उपयोग में नहीं होती है। अंगूठियां वगैरह नहीं पहननी, नेल पॉलिश नहीं, और नई नाखून बड़े होने चाहिए। तो नाखून ही क्या करेंगे ग्लव्स को खोल देंगे, मतलब फाड़ना ही है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। जिस स्पीड में आप आए हो आपको ब्यूटी पार्लर के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं हो नाखून बड़े रखो। मैंने आजकल देखे हैं वो प्लास्टिक वाले नाखून, मैं भी गया कि कुछ इतने बड़े नाखून, 1-1.5 इंच के इतने बड़े नाखून। अरे भाई थोड़ी थोड़ी ना आप नहीं, मैंने पहले कभी ऐसा अनुभव किया भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा है 20 दिन पहले वो इतने बड़े नाखून। उनको चिपकाते कैसे पता नहीं, ऐसा भी क्या है उससे कौन से अच्छे लगेंगे। इतने नाखून तो डाइन के होते हैं। तो ऐसे नाखून भी यूज में नहीं लेने वहां पे, वहां तो ऐसे नहीं नेचुरल नाखून भी कटे होने चाहिए बराबर। ठीक है, आगे देखना। संपूर्ण प्रक्रिया में एंटीसेप्टिक टेक्निक की पालना करना यानी अपुख्ता विधि की पालना करना है, बातें नहीं। और वेजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए बार-बार वेजाइनल एग्जामिनेशन करना चाहिए। नॉर्मल प्रोसीजर है, कुछ समझने की चीज नहीं है इसके अंदर। प्रोसीजर को क्या समझेंगे, प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, उसको समझने को ये नहीं है। अगले हेडिंग लगाओ, फंडिंग। सूचना प्राप्त, आपने एग्जामिनेशन किया तो उसमें क्या क्या सूचना प्राप्त की है। अरे बातें नहीं, फाइंडिंग प्राप्त सूचना। वेजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा निम्न सूचनाएं प्राप्त की जाती है। निम्न सूचनाएं प्राप्त की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। इफेसमेंट
of the cervix. अरे बताते नहीं। Attachment of the cervix. सेकंड है डायलेशन ऑफ द cervix. Status of the membranes. Status of the membranes. कौन कौन सा स्टेटस देखेंगे? तो रप्चर्ड, अनरप्चर्ड, यानी मेम्ब्रेन जो फट चुकी है या नहीं फटी है। कलर ऑफ लिक्विड presenting part position flexion of the head engagement मुझे क्या पता क्या है फीटस का हेड पेनिस कैविटी में शादी में होने वाले एंगेजमेंट तो नहीं होती है ना फिर इसमें क्या है मैं दोनों से संबंध बताऊंगा आपको दोनों में क्या संबंध है any anatomical variation ये देखना जिस प्रकार शादी की एंगेजमेंट होती है तो शादी की एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है दो व्यक्ति एक रिश्ते में बंधने वाले हैं इनकी शादी होने वाली है शादी की शुरुआत को अपन क्या बोलते हैं एंगेजमेंट इसीलिए लेबर की जो शुरुआत है उसको क्या बोलेंगे एंगेजमेंट ठीक है जिस प्रकार जो बच्चा पहले बाहर आने के लिए उत्तेजित हो रहा है बच्चे का जो अंग बाहर आने के लिए उत्तेजित हो रहा है तो उसी स्थिति को क्या बोलेंगे एंगेजमेंट की कौन सा पार्ट एंगेजमेंट में है जो पहले बाहर आ रहा है सर्विक्स के
जस्ट मुंह पे खड़ा है कि कब ऑर्डर मिले कब बाहर निकले, तो वो क्या होगी उसकी एंगेजमेंट। समझ में आई? यानी कि जो शादी की शुरुआत सगाई से होती है, सगाई को क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट बोलते हैं। इसी प्रकार डिलीवरी की शुरुआत जिस पार्ट से होनी है वो उस जगह की एंगेजमेंट है। ठीक है, अब ये तो वेजनल एग्जामिनेशन के प्राप्त की हुई डाटा हो गया। तो डाटा आपने क्या क्या पढ़ा है? बिल्कुल याद रह जाएंगे सारे। सबसे पहले क्या किया? असेसमेंट देखा है। असेसमेंट क्या है? सर्वेक्स की जो पतला होना, यानी सीधी सीधी बात है कि सर्वेक्स के जो मसल्स है वो कैविटी अपनी ओर खींचना, जैसे खींचेगी तभी तो डायलेट होगा। तो सर्वेक्स का मोटा भाग होता है प्रेगनेंसी में, क्यों? अगर पतला होगा तो किसी भी कारण चलते समय झटके से फट जाएगी। इसलिए सबसे पहले क्या होता है? बड़ा भाग होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? जब मुंह खुलने लगता है तो कैविटी अपनी ओर खींच लेती है, जिससे वो चौड़े होते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? अटैचमेंट। इसके बाद डायलेशन कितना पूरा? स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन रप्चर्ड एंड फटी या नहीं फटी है, ये देखना। कलर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका कलर कैसा है। इसके अलावा प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट प्रेजेंट हो रहा है? सबसे पहले हेड है, बटक्स है, कौन सा है? पोजीशन क्या है फेटस की, कौन सी जगह पे है? दूसरा फ्लेक्शन ऑफ हेड है, हेड की कंडीशन कैसी है? दूसरा एंगेजमेंट क्या है? सबसे पहले कौन सा अंग बाहर आ रहा है? एनी एनाटॉमिकल वो एनाटॉमिकल चेंजेस कौन से वो चेक करते हैं, कुछ एक दिखती दिक्कत हो। ठीक है, इसके अलावा हेडिंग लगाओ। निषेध, निषेध, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस रिसीव को हिंदी में क्या बोलेंगे? निषेध। निषेध का सीधा सीधा भाग समझना, वो स्थिति, वह निषेध जिसके अंदर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना, यानी कि वेजाइनल एग्जामिनेशन करना क्या है? उस समय निषेध नहीं करना चाहिए। उसे एग्जामिनेशन कर लिया आपने, उससे क्या हो सकता है? गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं, कुछ गंभीर समस्याएं सामने आ सकती है। इसलिए कौन कौन सी स्थिति में ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके लिए लिखना। कुछ परिस्थितियां होती है जिसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है। जो निम्न है, जो निम्न है।
प्लेसेंटा पेरिया पेरिया सेकेंड लिखना सीवियर वेजाइनल ट्रोमा ETC तो देखना ये वाला भाग है एक तो प्लेसेंटा पेरिविया क्या होता है प्लेसेंटा का नीचे की ओर जुड़ा पूरा और पार्ट पे जुड़ा है प्लेसेंटा। इधर से पीछे खड़े हो प्लेसेंटा पेरिविया क्या होता है प्लेसेंटा पेरिविया क्या होता है आगे फिर आगे कहाँ चला जाता है चलो बैठो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर प्लेसेंटा यूटरन कैविटी के अपर सेगमेंट में न होकर लोअर सेगमेंट में उपस्थित होता है उसी को क्या बोलेंगे ये पूर्ण परिभाषा इस प्रकार से होती है ठीक है चलो ये तो यहाँ तक है कि प्लेसेंटा पेरिविया में नहीं करते हैं क्योंकि नीचे नीचे हुए तो ना तो बच्चे का हेड प्रेजेंट होगा ना कोई प्रेजेंट होगा सबसे पहले क्या प्रेजेंट हो रहा है पहले से प्लेसेंटा प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में कुछ देखना नहीं है नहीं तो उससे पहले बच्चे की डिलीवरी से पहले क्या ब्लीडिंग होने लग जाएगी अत्यधिक ब्लीडिंग है वो समस्या होने लग जाएगी दूसरी कंडीशन स्ट्रेटेड ट्रोमा है किसी प्रकार के वेजाइनल सेवियर ट्रोमा है तो वो भी क्या है खतरनाक किसी प्रकार से पहले संक्रमण में को गांठ है अंदर वो भी क्या है खतरनाक तो उसमें भी वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए अब ये तो दोनों कंप्लीट है अब इनकी वजह से जो कौन सी कॉम्प्लिकेशन आती है वो देखना पेरिविया और ट्रोमा दोनों से क्या होगी ब्लीडिंग तो पेशेंट की अत्यधिक ब्लीडिंग में भी क्या नहीं होता है वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं होता है तो ये तो ETC करके थर्ड वाला लिखना पेशेंट इन एक्सा यूनाइटेड स्टेटस सेकेंड कलर ऑफ लिक्विड इसमें कितना पेशेंट का स्टेटस ब्लीडिंग स्टेटस क्या हो एबनॉर्मल हो पेशेंट की जो ब्लीडिंग हो रही है उसका स्टेटस कैसा हो एबनॉर्मल रक्तस्राव का जो स्टेटस एबनॉर्मल हो दूसरा क्या हो लिक्विड है उसका कलर क्या हो सामान्य से अलग हो या किसी प्रकार की और कॉम्प्लिकेशन को दर्शा रहा हो उस कंडीशन में क्या नहीं करना है वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है दूसरी चीज देखना
ये अपने यहाँ पे 4 पॉइंट पड़े हैं। और 4 पॉइंट में से जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो तो ये है, इनकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है ये 2 है। प्लेसेंटा पेरिविया है, आपको पता है कि प्लेसेंटा पेरिविया तो असामान्य ब्लीडिंग होती रहती है और रेड ब्राइट ब्लीडिंग होती है। कौन सी ब्लीडिंग होती है? रेड ब्राइट। ये चमकीली लाल कलर की ब्लीडिंग होती है। कैसी होती है? चमकीली लाल कलर की ब्लीडिंग होती है, चलती रहती है। डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के पहले स्टार्ट हो जाती है, कई दिनों पहले से चलती रहती है, लेकिन उसका जो एबनॉर्मलिटी है वो किसकी वजह से है? प्लेसेंटा पेरिविया का। तो उस ब्लीडिंग को अपन लेबर वाली ब्लीडिंग या डिस्ट्रेस वाली ब्लीडिंग नहीं मानते, तो प्लेसेंटा पेरिविया में ये पहले से स्टार्ट हो जाती है और ये डॉक्टरों द्वारा चेकअप में चलता है। दूसरी, सेवियर वेजाइनल ट्रॉमा, कुछ प्रकार के वेजाइनल ट्रॉमा है तो उसका ट्रीटमेंट चलाते रहते हैं और उससे भी कोई बाहर जो फुंसी है उसको फुंसी बोल रहे हैं, ये फुंसी अंदर होती है तो ट्रॉमा कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रॉमा। वही गड्ढा नहीं कहलाती अंदर, ठीक है। इस प्रकार की गड्ढा है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है। इनकी वजह से अगर पेशेंट का दोनों में से कोई भी कंडीशन है, उससे पेशेंट का ब्लीडिंग स्टेटस क्या है? एबनॉर्मल है, उसमें भी अपने को नहीं करना है। दूसरी कंडीशन, किसी कारण से फ्लूइड है, इम्यूनिटी फ्लूइड, उसका रंग भी चेंज हो जा रहा है, भी अपने को नहीं करना है। ये निषेध है चारों, ठीक है। समझ में आया? ओके। अगली हेडिंग लगाना, आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर वेजाइना एग्जामिनेशन। कौन कौन से आर्टिकल चाहिए वेजाइना के लिए? आर्टिकल्स रिक्वायर्ड articles required for vaginal examination. Articles required for vaginal examination. इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल के क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन। योनि परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरण, हिंदी लिख सकते हो इसको, योनि परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण कौन कौन से? तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी ग्लव्स की। किसकी? ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं है? सेकंड बात करते हैं अपन सोप, यानी साबुन। हैंड वॉश तो करना है ग्लव्स पहनने से पहले, तो ग्लव्स उतारने के बाद दोनों प्रोसीजर करने से पहले, प्रोसीजर करने के बाद दोनों बार क्या की जाती है? हैंड वॉशिंग की जाती है। उसके लिए साबुन भी चाहिए। इसके बाद चाहिए वेजाइनल स्टेपुलम, स्टेपुलम इसके अंदर भी दो चीजें चाहिए। पहली चाहिए सिंस और सेकंड चाहिए वो।
फिर चाहिए अपने को स्प्लिट, स्प्लिट, फिर चाहिए टॉर्च, एंटीरियर, वेजाइनल वाल, रिट्रैक्टर, रिट्रैक्टर, कॉटन स्वैब, पेन, इंफॉर्मेशन सीट, पेन और इंफॉर्मेशन सीट, अब इसमें ये उपकरण चाहिए, कौन सा ऐसा उपकरण है जिसको आपको पता नहीं है? स्केपुलम, इन दोनों को स्केपुलम बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोला जाता है? स्केपुलम बोला जाता है। एक है रिट्रैक्टर, जो चम्मच के जैसा आता है, इसके दोनों ओर इस प्रकार के होते हैं और बीच में उसके चम्मच में तो पूरा होता है कवर, बीच में उससे गैप होता है, तार होता है, इस प्रकार का होता है। चलो मैं बताता हूँ इसको। इस प्रकार का पात्र नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, इसको तो बोलते हैं सिंस। ये नजर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? दो नाम लिखा है मैंने, क्या दिखाते हैं? ये दोनों यही है, दोनों यही है। उसको और सिंस, ये दो प्रकार के उपकरण है जो विजयन एग्जामिनेशन करते समय ये काम आता है। ठीक है,
यंत्र होता है उसको बोलते हैं वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। ये पहले बताया था। वो अलग था, ये पहले बताया था। वो रिट्रैक्टर था, वो इस प्रकार का भी होता है, इसी को भी यूज में ले लेते हैं। लेकिन वो चम्मच होता है, चम्मच स्पून जैसा होता है, उसके यहाँ पे ऐसे गैप नहीं होता है, यहाँ पे छिद्र है बीच में, उसमें छिद्र नहीं होता है। लेकिन ये चीज भी उसमें उपयोग कर लेते हैं, ये भी होती है वहाँ पे। कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। वहां जाओगे तो इक्विपमेंट देखोगे तो उनके नाम ही समझ में नहीं आते, कितने नाम है, अलग अलग साइज के होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। ठीक है, क्लियर है? कई प्रकार के फोर्स होते हैं, इस प्रकार के फोर्स को जोड़े जहां फिक्स करो या फिक्स हो जाते हैं। कई चीजें होती है, इक्विपमेंट तो बहुत सारे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कौन कौन सा समझा अपन ने? ये देखा, ये देखा और ये वाला देख लिया। के नाम है इसी के बोल रहे हैं इसको उसको ही बोलते हैं। हाँ, ये इसलिए बोलते हैं कि कोक मुर्गे की चोंच होती है, उसके समान होता है ये, इसका नाम इसलिए इस प्रकार से होता है। इसके पीछे से इसको पकड़ते हैं ऐसे, यहाँ से जो बैलेंस होता है इसका, ये खुलता है। इसको पहले ये यहाँ पे इसकी गैप होता है, छिद्र होता है, इसको वेजाइना के अंदर डाला जाता है। तो वेजाइना डाल के वेजाइना को डायलेट करके खोल के और इसको फिक्स कर दिया जाता है, और उस छिद्र में से अंदर एग्जामिनेशन अपन कर सकते हैं। या टॉर्च से कुछ चीज देखनी हो अपने को, उसमें से डायरेक्ट टॉर्च से जला के देख सकते हैं, इसलिए टॉर्च की जरूरत होती है। कुछ अगर अपने को अनुभव नहीं हो रहा हो अच्छे से, तो टॉर्च से भी अपन उस चीज को देख सकते हैं। उस प्रकार के उपकरण काम आते हैं। ये हो गया वेजाइनल एग्जामिनेशन कंप्लीट है। अगली हेडिंग लगाओ, लेबर सेकंड स्टेज। मतलब केवल हेडिंग लगा देना, नाम एक और मिले कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा बोलोगे वैसा ही कर लेंगे हम तो। ये देख सर्विस स्टार्ट हो गई सर, नाम लिखा दो पहले पढ़ने। एक परफ्यूम वो फीमेल लेबर सेकंड स्टेज क्या हो गया? लेबर सेकंड स्टेज, प्रसव द्वितीय अवस्था। क्या हो गया? आपके बीच में क्या चल रहा है? मुझे भी तो समझाओ। ये तो सही बोल रही है, क्योंकि पिछले चैप्टर में सेकंड स्टेज पढ़ी है ना अपन ने। ये पूर्ण रूप से 2 बार पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए बोल रही है कि इसको मत लिखवाओ। तो सही बोल रही है। इसने पीछे का पेज पलट के नहीं दिखा, उसको क्या पता, उसके लिए तो सब न्याय किया लग रहा है। तो वो तो छुड़ाने के लिए मना ही करेंगे नहीं कि इसको छोड़ो मत, नहीं तो हमारा बहुत से छूट जाएगा। उसके थोड़ी ना पता है कि बहुत से पीछे लिखा हुआ है। पेज पलट के तो देखो है? अरे बातें नहीं, इसको लिखना। अरे मैं मिनिमम वैसे लिखवा दूंगा।
ये पूर्ण पूर्ण डायरेक्शन से फिगर पर फोकस हो रही है इसमें क्या है सभी को नहीं पढ़ना लेकर डिलीवरी तक होती है। कहाँ से कहाँ तक है? ये पूर्ण डायरेक्शन से लेकर डिलीवरी तक होती है। Fetus delivery इसकी दो अवस्थाएं हैं। इसकी दो अवस्था होती है। फर्स्ट है प्रोग्रेसिव फेज, सेकंड है एक्सपेंसिव फेज। नॉट ये प्रेमी डिलीवरी नहीं है, डिलीवरी होने वाली है ना, जरा मैं 2 आवर्स मल्टी बेरा में लगभग 30 मिनट। सेकेंड अवस्था प्रोसीजर में सबसे बड़ी है। सेकेंड अवस्था जो प्रोसीजर में सबसे बड़ी है, क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग होनी है किसके अंदर होगी? इसी के अंदर होगी। बच्चा बाहर इसी के अंदर आएगा, तो सारी प्रक्रिया जो डिलीवरी होनी है सारी इसी के अंदर होनी है। इसलिए ये सबसे बड़ी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। कई बार लेबर स्टेज पूछ लेते हैं एग्जाम में। अपने पंजाब की बात करें यानी कि राजस्थान में जो कोई सा भी कंपटीशन नहीं, कॉलेज का एग्जाम होता है, लेबर का कोई ना कोई सा पार्ट आता है, कंफर्म है। वो खूब बड़े क्वेश्चन में है जो ठीक कई बार 16 नंबर में पूछा गया है, तीनों स्टेजों को एक साथ वर्णन। कई बार 8 नंबर में पर्टिकुलर स्टेज पूछा गया है। कई बार इनको शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है कि सेकंड का शॉर्ट लिखो, थर्ड का शॉर्ट लिखो, तो वो हर चीज पूछते हैं कि क्या होता है। तो अपने यहाँ के में तो मैंने जितने साल का अनुभव है उसमें ये देखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन पेपर के अंदर एक में एक लेबर होती है, एक ने एक लेबर होती है। दूसरी कंडीशन कि एएनएम में एएनएम का रोल आता है, जीएनएम में जीएनएम का कोई रोल नहीं होता है, बीएससी का कोई रोल नहीं होता, इसलिए उसमें नर्सिंग रोल आता है। क्या आता है? नर्सिंग रोल। एएनएम में तो पर्टिकुलर एएनएम के लिए डाल देते हैं एएनएम का रोल लिखो, और वहाँ क्या रोल आता है? नर्सिंग रोल आता है। उसमें जीएनएम हो सकती है, कोई अन्य नर्स हो सकती है, बीएससी हो सकती है, या कोई अन्य भी हो सकता है, डिप्लोमाधारी कुछ भी। तो वहाँ क्या आती है? नर्सिंग रोल आता है। सभी को नर्सिंग कार्य करना है, तो उसमें तो नर्सिंग रोल भी कम से कम हर में आता है। तो 8 नंबर का कम से कम एक पेज पूरे क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर का मिनिमम नर्सिंग रोल भी आता है। या डायरेक्ट मैनेजमेंट कुछ नहीं पूछते, मैनेजमेंट पूछ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज का मैनेजमेंट लिखिए, सेकंड स्टेज का मैनेजमेंट लिखिए, थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट लिखिए। एबनॉर्मलिटी पूछ लेते हैं
अब जितना भी पढ़ेंगे अपन इसी के अंदर पढ़ेंगे। और एक अब यहाँ से दो चीजें स्टार्ट होने वाली डिलीवरी के बाद से। डिलीवरी के बाद से आपकी दो चीजें स्टार्ट हो जाएगी, न्यूनेटल केयर। अब न्यूनेटल केयर आप अगले सेशन में पढ़ी रहे हो, सराय के तो वापस स्टार्ट हो जाएगी। आ जाएंगे तो उनको आना होगा कुछ, क्या पता है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अपने कॉम्प्लिकेशन पढ़ने हैं, जो कॉम्प्लिकेशन में अपन चलेंगे वापस। इस सेशन का लास्ट चैप्टर ही, उसके बाद अपन कॉम्प्लिकेशन वाला पढ़ेंगे। अब इसमें हेडिंग लगाओ, इवेंट्स इन सेकेंड स्टेज। इवेंट्स इन, ये इवेंट्स हो सेकेंड स्टेज। तो उसके बारे में लिखवा दिया, मैंने क्या नहीं लिखवाया उसमें, मैंने क्या छोड़ दिया इसमें ऐसा। नहीं मैं हेडिंग लिखवा के डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता इवेंट से, तो मानना था मैंने लिखवा तो दिया पूरा कि दो अवस्थाएं होती है, और ये कहां से कहां तक होती है, कितना टाइम होता है, यही तो पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स क्या है वो, लेकिन मुझे कोई कुछ भी ब्लेम वगैरह के नहीं, वो मैं वैसे भी यही लिखवाने वाला था, ये भी नहीं बोलते तो किसी के कहने से नहीं पढ़ा रहा, मैं दूसरी भी शॉर्ट नोट्स लिखवाने वाला था। नहीं मैं रियल मैंने भाई पेज पर जाओ तो बता रही हूं, पेज पर जाएगा भी क्यों करें, एक पेज से चाहे वो बोल दीजिए, ये बोल रही दिक्कत ये कंडीशन ये होती है अपने को कि जिस सिस्टम में अपन पढ़ रहे हैं बार बार वो चीज नहीं रिपीट करनी चाहिए, फिर भी मैं शॉर्ट नोट्स तो लिखवा रहा हूँ वहां पे। ये शॉर्ट ये याद चाहिए बिल्कुल क्लियर आपने बोला है। इवेंट्स में लिखना द्वितीयक अवस्था में परिवर्तन, सेकंड स्टेज में परिवर्तन। हर जगह थ्योरी लिखना अच्छी बात भी नहीं होती ना, बार बार क्यों लिखना, उसको पढ़ना तो एक ही बार है। फिर आपको भाई जिसको ज्यादा जरूरत है लिख रहेगी तो एक ही चीज को लिख लिख के याद करो। इसको इवेंट इन सेकेंड स्टेज, इसमें अंदर लिखना इस अवस्था में फीटस लगातार डिसेंट यानी नीचे की ओर गमन करता है। डिसेंट यानी नीचे की ओर, ये याद रखना, नीचे की ओर गति करना। एवं वेजाइनल कैनल से होकर फीटस का जन्म होता है।
दिखाते नहीं नहीं वेजाइनल कैनल से होकर फीटस का जन्म होता है। इस अवस्था में सर्विक्स के पूर्ण डायलेशन हो जाने पर मेम्ब्रेन मैटरनल डेसिडुआ से पृथक हो जाती है। वेजाइनल डेसिडुआ से पृथक हो जाती है, मैटरनल डेसिडुआ से पृथक हो जाती है। एवं साथ ही मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हो जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड वेजाइना से बाहर निकलता है। वेजाइना से बाहर निकलता है। क्या क्या परिवर्तन हुए तो इसका बेसिक जो पहला पैराग्राफ लिखा आपने उसमें लिखना कि लगातार डिसेंट होता रहता है कौन, फीटस नीचे की तरफ गमन करता रहता है, क्योंकि बाहर निकलना है तो गमन करेगा। बाहर निकलने के लिए फीटस मूवमेंट से ज्यादा जो प्रक्रिया हो रही है कुछ भी हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की, ऑक्सीटोसिन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, बच्चा बाहर धकेलने जा रहा है, बाहर धकेल रहे हैं बच्चे को बाहर धकेल। इस अवस्था में सर्विक्स के पूर्ण डायलेशन हो जाने पर, इस सर्विक्स का पूर्ण मुख खुल जाने पर मेम्ब्रेन मैटरनल डेसिडुआ से पृथक हो जाती है। तो फीटस मेम्ब्रेन किससे अलग हो जाती है, जो माता की जो डेसिडुआ लेयर है, जो किसकी फंक्शनल लेयर है, एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है। किसकी लेयर है, एंडोमेट्रियम, यूट्रन के इंटरनल कैविटी एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है, इससे अलग हो जाती है। इससे अलग हो जाते हैं, क्या हो जाती है, ये साथ ही मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाती है, फट जाती है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से बाहर निकलने लग जाता है। उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है मेम्ब्रेन में, और वो फट गई तो उससे क्या निकलने लग गया, बाहर एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलने लग जाता है। अगला पैराग्राफ लिखना, एमनियोटिक फ्लूइड की प्रवृत्ति एसेप्टिक, एंटीसेप्टिक
होने से वेजाइना ट्रैक्ट डिसइंफेक्शन हो जाता है, जिससे संक्रमण से सुरक्षा, जिससे इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान होती है। एमनेटिक फ्लूइड निकलेगा। एमनेटिक फ्लूइड की प्रवृत्ति कैसी है? एंटीसेप्टिक है, इसलिए वेजाइनल ट्रैक्ट को डिसइंफेक्शन करता हुआ बाहर आता है, डिसइंफेक्शन हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान होती है। बच्चा बाहर आएगा तो बच्चा बाहर आने से पहले एमनेटिक फ्लूइड क्या करता है? उस ट्रैक्ट को क्या करता है? डिसइंफेक्शन कर देता है, इन्फेक्शन को खत्म कर देता है, जिससे बच्चे को कोई संक्रमण नहीं होता है, बच्चा आराम से बाहर आ जाता है। बोला लिखना। यूटेरस से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाने से यूटेराइन कैविटी का आयतन कम हो जाता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन अधिक स्ट्रॉन्ग एवं तीव्र हो जाते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप फीटस कैविटी से बाहर निकल जाता है, कैविटी से बाहर निकल जाता है। अतः फीटस यूटेराइन कैविटी को
वेजाइनल कैनल से मैटरनल बॉडी से बाहर आ जाता है। इसे ही फीटस बर्थ कहते हैं। इसे ही फीटस बर्थ कहते हैं। ठीक है, इवेंट्स में याद रखिए, स्थिति देखना। इवेंट्स इन सेकंड स्टेज, क्या पढ़ रहे हैं अपन? इवेंट्स इन सेकंड स्टेज। इवेंट का सीधा सीधा अर्थ है परिवर्तन। सेकंड स्टेज में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं ये पढ़ रहे हैं। इसमें पहला देखा हमें किस अवस्था में फीटस लगातार डिसेंड यानी नीचे की ओर गमन करता रहता है। कैसे रहता है? नीचे की ओर। जिसके नीचे के आने का कारण क्या है? कि ऊपर कैविटी में क्या लग रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसके कारण एक बल लग रहा है। जिससे वेजाइनल कैनल से होकर फीटस का जन्म होता है। कहां से होता है? कैनल से होकर फीटस का जन्म होता है। इस अवस्था में सर्विक्स के पूर्ण डायलेशन हो जाने पर मेम्ब्रेन मेटरनल डिसिडुआ से पृथक हो जाती है और साथ ही मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाती है। इससे एमनियोटिक फ्लूइड वेजाइना से बाहर आता है। अब जब एमनियोटिक फ्लूइड वेजाइना से बाहर आ रहा है तो इसका क्या काम होगा? एमनियोटिक फ्लूइड की प्रवृत्ति एंटीसेप्टिक होने से वेजाइना ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिसइंफेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान होती है। अब इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान होगी। अब यूटेरस में एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाने की वजह से क्या होगा? यूटेरस कैविटी का आयतन यानी कि कैविटी भरी हुई है, और जब फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो बच्चा बच्चा ही रह गया तो खाली हो जाएगी। वो तो खाली हो जाएगी तो उसके आयतन में क्या आएगी? कमी आएगी। उसके आयतन में कमी आने से कॉन्ट्रैक्शन अधिक स्ट्रांग एवं तीव्र हो जाते हैं और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम स्वरूप फीटस कैविटी से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। अतः फीटस यूटेरन कैविटी को छोड़कर वेजाइना कैनल से मैटरनल बॉडी को क्या कर जाता है? मैटरनल बॉडी से बाहर आ जाता है, माता के शरीर से बाहर आ जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं अपन? फीटस बर्थ कहते हैं। बाहर आने को क्या बोलते हैं? फीटस बर्थ यानी शिशु का जन्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आज के लिए काफी है। इसके आगे के पॉइंट अभी बचे हुए हैं जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।